हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग एग्रीकल्चर का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में ही खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने रबी की फसलों का अध्ययन किया था और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने खरीफ की फसलों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग कृषि में ही, एग्रीकल्चर में ही नकदी फसलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कपास के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे गन्ना के बारे में। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। इसका मतलब ये है कि यदि ये दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है तो पहली प्रमुख जो मुद्रादायी फसल होगी वो कौन सी होगी, ये आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख करके जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिससे देश के जो बड़े सूती वस्त्र उद्योग हैं उसको कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है। इससे ये पता चल गया कपास से हमें क्या उपलब्धियां मिलती हैं, ये सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल इससे प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में आगे एक क्वेश्चन उठता है कि कपास किस कुल का पौधा है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। कपास जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक है। कौन से कुल का? मालवेसी कुल एक होता है, उसी कुल का ये पौधा है। इसमें हम आगे ही देख पा रहे हैं कि कपास में विश्व की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? पहली हम देख पा रहे हैं जिसमें कि देशज कपास, ठीक है। दूसरा है अमेरिकन कपास। तो देशज कपास को ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं और अमेरिकन कपास को न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जिस तरीके से हिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है प्रश्नों में, तो उससे ज़्यादातर क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो हमें इंग्लिश वर्जन भी देखना पड़ता है, जिससे अगर हम जो है दोनों चीज़ों को देखे रहेंगे तो एग्जाम में हमें अगर कुछ भी क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम देख करके आंसर टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी में हम देख पा रहे हैं जैसा कि ऋग्वेद एवं मनुस्मृतियों में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किस चीज़ का? कपास का। कपास जो है वो भारत का देशज पौधा है। किस तरीके का? देशज पौधा, ठीक है। इसमें देशज कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से यहाँ एक शब्द होता है देशज शब्द या वैदेशिक शब्दों का प्रयोग, तो इसी तरीके से कपास जो है ये यहीं का देशज पौधा है। ये भारत की प्रजाति का पौधा पाया जाता है, ठीक है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पे कपास की संकर प्रजाति भी हमें देखने को मिलती है। संकर प्रजाति का मतलब जो एक पौधा, एक मूल पौधा होता है, एक हमें जो किसी अन्य पौधे के साथ हमें संकर करना होता है, मिलाना होता है, मिक्सचर उसको हमें देखने को मतलब जो पौधा हमें देखने को मिलेगा तो उसको हम संकर पौधा कहते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप हमें वर्धित उत्पादन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसका ज़्यादा उत्पादन हमें देखने को मिलता है भारत में। तो कपास की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? वो है काली मिट्टी, ठीक है। तो इस तरीके से कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब हम इसी में आगे देखते हैं इसके टेम्परेचर और इसको कितनी औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि इसके लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है इसके कपास की खेती के लिए। और साथ में ही 200 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि एक दौर होता है, जिसमें जैसे हम अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर के बाद से वो फरवरी तक का लगभग इतना समय इसकी अवधि हमको देखने को मिलती है, जिससे जो है ये इसी एटमॉस्फेयर में कपास का उत्पादन हो पाता है। और उसके बाद इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे कि 200 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, यानी इस दौर में नहीं होता है। अक्टूबर नवंबर से लेकर के आपका फरवरी मार्च तक नहीं होता है। इसके बाद से इसका उत्पादन होता है, यानी कि अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर के आपका दिखाई देगा आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब मौसम पाला रहित ओला, इसमें जो ठंड का मतलब हमें एक तरीके से देखें कि टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। स्वच्छ आकाश इसी समय हमें देखने को मिलता है। तेज व चमकदार धूप इसी समय देखने को मिलती है। 75 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इसलिए हमें
ऐसे एटमॉस्फेयर में कपास की खेती देखने को मिलती है। अगर 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती कितने क्षेत्रफल पर की गई थी? 7.52% क्षेत्रफल पर कपास की खेती की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी पॉइंट कवर कर लिया। अब इसी में देखें किन क्षेत्रों पर, जिसमें से उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। वहीं हम कुछ आंकड़े और उसमें हम देख पा रहे हैं कि 14-15 का एक आंकड़ा जारी होता है जिसमें भारत के कुछ अग्रणी राज्य होते हैं। इसमें सबसे पहला है गुजरात, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से इन चारों राज्यों को एक अग्रणी राज्य क्रम संख्या दी गई है 2014-15 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, अब हम आगे इसी में देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से काली मिट्टी का व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। इसीलिए हमें कपास की ज्यादातर खेती कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है। इसीलिए कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? व्हाइट गोल्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब बात करें, मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में यानी कि मालवा पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं उसमें पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद और राजगढ़ हैं। तो ये मध्य प्रदेश में कपास की स्थिति को दर्शाता है। इस तरीके से हमने इसमें जिलों के नाम भी देख लिए हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ और पॉइंट, जैसे कि शाजापुर, जो अभी हमने मध्य प्रदेश में नाम लिया शाजापुर जिला, शाजापुर और उज्जैन जिला। ठीक है, इसको कपास की खेती के कारण सफेद सोना व्हाइट गोल्ड का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास का जो रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो कपास के बीज से प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने कपास का अध्ययन कर लिया। अब आइए शुरू करते हैं गन्ना के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कपास या गन्ने में नकदी फसलों में से अगर बात की जाएगी तो इन दोनों में से किसी न किसी एक में उत्पादकता को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, किन राज्यों में मतलब जैसे क्रम वाइज अगर पूछें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे कम, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, अब इसी में आगे बात करें गन्ना के बारे में। तो गन्ना किस प्रकार का पौधा है? गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मतलब अक्सर पूछा जाता है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा उष्ण कटिबंधीय तो पौधा है लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में भी इसको उगाया जाता है। ठीक, यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसी तरीके से हमने कपास के बारे में देखा था, वो किस कुल का पौधा था, जरा सा उसको आप ध्यान दे करके देखिएगा कि हम जो है कपास के बारे में बताए थे आपको कि कपास मालवेसी कुल का पौधा है, वहीं पर गन्ना किस कुल का पौधा हुआ? गन्ना जो है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, गन्ने की जो फसल की सामान्यतया अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गन्ने के लिए। गन्ने की खेती के लिए कितना टेम्परेचर? 20 to 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 8 माह तक लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है? 150 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होगी वहीं पर गन्ना सुचारू रूप से उपजाया जा सकेगा, उसका उत्पादन किया जा सकेगा। तो अब जब हम मैप में बारिश का अध्ययन करेंगे वर्षा का, तो उसमें आपको क्षेत्र के हिसाब से भी पता चल जाएगा कि वर्ल्ड में किन किन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से एबव वर्षा होती है, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन होगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हम एक जगह और भी देखेंगे जिसमें जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जहाँ पे रसदार फलों का भी उत्पादन होता है, जिसमें अंगूर की बात करेंगे, संतरे की बात करेंगे, जो उसके लिए उपजाऊ क्षेत्र वहाँ पे मिल जाते हैं।
इसी तरीके से 150 सेंटीमीटर से एबव जो जहाँ पे जो क्षेत्रफल पाए क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वहाँ पे गन्ने का उत्पादन। इसी तरीके से हम भारत में भी हम बात करेंगे, कुछ जगहों पे हमें भूमध्यसागरीय क्षेत्र के जलवायु की कुछ हमें उदाहरण देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पे उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के, कुछ जगह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे उसी के अनुकूल वहाँ पर पौधे उपजाए जाते हैं या वहाँ पे खेती की जाती है। तो एक आंकड़ा आता है 2014-15 का, उस आंकड़े के अनुसार भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश में इसकी भूमि है। लगभग कितनी? 21.41 लाख हेक्टेयर। इतने क्षेत्रफल में गन्ने का उत्पादन किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, उसका दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 10.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का ही है। वो कितना? 95.3% का है। ठीक है, शुद्ध शकल, ध्यान दीजिएगा उसको कि वो शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात की गई थी, जिसमें 95.3% क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसी में जो आगे का डेटा कुछ हमारे पास है वो 2014-15 के आंकड़े के अनुसार कुछ राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देख पा रहे हैं 133.06 मिलियन टन का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश गन्ने का। ठीक है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें 84.70 मिलियन टन। ठीक है, तीसरे नंबर पर है कर्नाटका, चौथे नंबर पर है तमिल। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को देखना है, जिसमें जो है क्रम के अनुसार मतलब इसके क्षेत्रफल के हिसाब से जहां पर उत्पादक राज्यों के हमने क्रम देख लिए। ठीक है, अब इसी में आगे हम देखते हैं कि गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। इसमें अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, इस तरीके से इसकी एक पद्धति होती है। इस पद्धति में इसका जो प्रारंभ है भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए किया गया था। कब किया गया था? ये 2009 में किया गया था। क्या नाम है? सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2009 में अप्लाई किया गया था भारत में। ठीक है, इस पद्धति का जो प्रारंभ है वो इक्रिसैट और WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। ठीक है, अभी इसी में देख पा रहे हैं आपकी कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। जो बीज की लागत कम होगी तो जो उत्पादन की जो लागत होगी उसमें भी कमी आएगी, फिर जो है वो किसानों को ज़्यादातर लाभ होगा, इससे बेनिफिट होगा। और फिर जब वो फैक्ट्री में जाएगा तो उससे चीनी बनेगी, चीनी बनने के बाद कई तरीके से उसका उत्पादन, जैसे उसकी खोई से उसकी जो खोई होती है, जो इसमें से रस निकाल करके जो चीनी के लिए उपयोग कर लिया जाता है उसका रस, और उसके बाद जो खोई बचती है उसका भी उपयोग किया जाता है, उससे एनर्जी के लिए हम प्रयोग करते हैं। जब इसमें हम साइंस में जब देखेंगे तो साइंस में उसका भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, अब इसी में हम देख पा रहे हैं कि इस पद्धति में एक ट्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। ट्रिप मतलब बूंद बूंद करके उसकी सिंचाई की जाती है, जिससे जो है उसकी लागत कम हो जाती है। ठीक है, जिसमें किस लिए बात हो गई है? ये सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव की ही बात हो गई, जो कि 2009 में इसका प्रारंभ किया गया था भारत में। ठीक है, इसी के लिए ट्रिप सिंचाई प्रभावकारी मानी जाती है। अब इसी में हम देख पा रहे हैं कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश इसमें होती है। अंतराशस्यन का तात्पर्य यह है कि एक फसल आपने बोई, उसी के साथ में आप दूसरी फसल भी बो रहे हैं। ठीक है, इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मतलब अगर पूछा जाए सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव क्या था, क्यों था, ये इससे क्या फ़ायदा है, बेनिफिट है, कब स्टार्ट किया गया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसका अध्ययन कीजिएगा। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कहाँ पर किया जाता है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ पर है? वो कोयम्बटूर में किया जा रहा है गन्ने के प्रजनन का कार्य। ठीक है, अब इसी में आगे हम देखते हैं कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ? कोयम्बटूर में कब की गई थी? 1912 में, 1912
1912 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बना दिया गया, उसी का एक पार्ट बना दिया गया और उसी के अंडर में अब यहाँ पे रिसर्च की जाती है। ICAR के अंडर में ही कोयम्बटूर में अब रिसर्च हो रही है गन्ने के प्रजनन को लेकर के, ठीक है। अब इसी में हम देखें सॉरी, गन्ने के अडसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। कौन से? अडसाली फसल, ठीक। ये जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर ऐसी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें महाराष्ट्र यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक तरीके से कहें वर्षा होती तो है, लेकिन ज़मीन में बारिश की मात्रा थोड़ी कम पहुंच पाती है, जिससे जो है वहाँ पे पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। कई जगह पे सूखे का भी हमें वहाँ पे क्षेत्र देखने को मिलता है। उसकी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, जिसमें अभी हम देख रहे हैं गन्ने की अडसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, ठीक। अब इसी में आगे हम बात करें इसकी बुआई कब होती है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 18 महीने का समय लेती है, लगभग 1.5 साल का। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। उपभोक्ता की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि उपभोक्ता में भारत नंबर 1 पे, यानी कि सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन हमारे यहाँ उत्पादन नहीं उपभोग किया जाता है, ठीक है। चीन दूसरे नंबर पे आता है, चीन नंबर 1 पे भारत। वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल लगती है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में। ये भारत की पहली चीनी मिल थी, देवरिया जिले में लगती है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला भी कहा जाता है, शक्कर का प्याला, ठीक है। इसमें हम आगे और देखें कि प्रारंभ में 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य हुआ करते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ, कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 1960 में, लगभग 1960 की बात की जा रही है। ये यहाँ पे प्रमुख उत्पादक राज्य हुआ करते थे, किंतु उसके बाद में क्या हुआ? दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मिट्टी का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता व ट्यूबवेल की सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश और बिहार में देखते हैं 1960 के लगभग, और बाद में इसी को हम दक्षिण में देखने लगते हैं। दक्षिण में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वहाँ पे अनुकूल जलवायु मिल रही है, काली मिट्टी मिल रही है, उसके साथ साथ नमी संरक्षण की क्षमता वहाँ पे ज़्यादा है, ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण यहाँ से साउथ में हो जाता है, दक्षिण में हो जाता है। अब इसी में बात करें, दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट मतलब ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसी में हम देखें कि भारत विश्व में चीनी का दूसरा जो है बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा? दूसरा बड़ा उत्पादक देश है भारत, ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील में सबसे नंबर 1 पे पाया जाता है, दूसरे नंबर पर है भारत, जो कि उत्पादक देश है। इस संदर्भ में चीन तीसरे नंबर पे आता है। तो पहला हो गया ब्राज़ील, दूसरा हो गया इंडिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है चाइना। तो BIC, इस तरीके से चीनी में गन्ने के उत्पादन में हमने क्रम भी देख लिया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें चीनी उत्पादन में, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, लेकिन अब महाराष्ट्र का पहले पे और दूसरे नंबर पर कौन हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करें इसी में, भारत में सूती वस्त्र के बाद में चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग की बात की जा रही है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरे नंबर पे चीनी उद्योग है। तो इस तरीके से हम इसके भी डेटा को याद रखेंगे, जिससे एग्जाम में अगर पूछे तो हम तुरंत इस पर
ट्रिक लगा लें। ठीक है, आगे हम देखें कि वैश्विक आंकड़े के अनुसार 2014 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन लगभग 172.35 मिलियन टन रहा है। ठीक है, जिसमें ब्राजील का हिस्सा था 35.53 मिलियन टन और भारत का हिस्सा था 26.03 मिलियन टन। ब्राजील से चीनी का जो निर्यात होता है वो 24.13 मिलियन टन और भारत में चीनी का जो उत्पादन विश्व उत्पादन का लगभग 15.1% है। भारत में चीनी का उत्पादन जो विश्व उत्पादन का 15.1% है। तो इस तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया और आज हमने कपास के साथ में गन्ना भी देख लिया। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग तिलहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तिलहन के साथ में ही दलहन, रेशम और इस तरीके से हमारा ये लगभग पॉइंट हमारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बागानी फसलों का, जिसमें काफ़ी, कहवा और भी चाय, रबड़, उसके साथ ही अन्य जो मतलब बागानी फसल होंगे उनका अध्ययन करके हमारा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट और बचेगा जिसमें हम जो है झूमिंग कृषि की भी बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पॉइंट कवर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।